हाय एवरीवन, वेलकम टू ऋषि जी की क्लासेस। तो आपको पता ही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एंशिएंट एंड मिडाइवल बचा है। जीके जीएस का ये पार्ट है। 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी में इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। और बस ऐसा नहीं है कि आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कर लिया है तो बाकी की हिस्ट्री आपसे नहीं पूछी जाएगी। बाकी की भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 10 से 12 नंबर का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैंने सोचा कि समय बहुत कम है, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन नहीं, क्वेश्चन जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। और आज मैं आप सभी के लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आई हूं और ये टॉप 100 क्वेश्चंस वो हैं जो कि बीपीएससी ने पूछे हैं। तो अगर आपने इतना किया, और अभी तो हमारी क्लासेस चल ही रही है, बीच में मेरी थोड़ी सी भी तबीयत भी खराब है, काफ़ी ज़्यादा फीवर है, इसलिए मैं बहुत लंबी क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि नहीं, पीडीएफ वगैरह खुद से क्रिएट करके चलो क्लास जरूर लेना है क्योंकि क्वेश्चंस है। अदरवाइज फीवर में आपको भी पता है बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी पीडीएफ मैंने भेज दिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि डाउनलोड नहीं हो रहा है। डाउनलोड हो रहा है, आप 1 से 2 बार जरूर करें। और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो क्वेश्चन हैं, अगर आपने बस इतना ही किया है ना अच्छे से, तो आपका जरूर पेपर पास हो जाएगा और इतने क्वेश्चंस आप सही करके आएंगे। रिवीजन करते रहिए। तो आज के जो क्वेश्चंस है वो बीपीएससी के द्वारा लिए गए हैं। जीके जीएस का क्वेश्चन है, टॉप 100 क्वेश्चन है। एक तरीके से आप इसको अपना टेस्ट मान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी इस एक मेहनत के लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो। और प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं या नहीं अच्छी लगती हैं तो मैं आपके कॉमेंट्स को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट करती हूँ। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें ताकि और भी मैराथन में ले सकूं और जल्दी से बस सही हो जाऊं। मैं मेडिसिन वगैरह ले रही हूं ताकि जल्दी से सही हो जाऊं। तो देखो, यहां तक हमने किया था ना इसके पहले वाली क्लास में, और ये हमारा हिस्ट्री चल रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी वंश। और ये मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो उसके बाद से अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चंस को काउंट जरूर करना, 101 से लेकर 200 तक करने हैं। 200 से ज्यादा ही क्वेश्चंस है क्योंकि हर क्वेश्चंस के नीचे कुछ अलग क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। ये क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि किसमें उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। याद कर लो, पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो बिंबिसार जो है वो मगध का शासक था। ठीक है, कहाँ का था? तो बिंबिसार मगध का शासक था। और बिंबिसार जो है ना हर्यक वंश का संस्थापक था। इसलिए दोनों क्वेश्चंस मैंने लिखा है क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछेगा। कंफ्यूजन मत रखना कि बिंबिसार शासक कहाँ का था, मगध का था, बट इसने संस्थापक, ये किस वंश का इसको संस्थापक माना जाता है? तो वो है हमारा हर्यक वंश। तो दोनों नाम याद रखें। इसकी भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में है, आपको मिल जाएगा। 70,000 लोग जुड़े हुए हैं डिजिटल जीके क्लासेस, आप ये नाम भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक प्रश्न में। देखिए, लिखा हुआ है कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी, तो वो थी राजगीर। ठीक है, यहां पर देखिए, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजगीर थी। और मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगीर था। राजगीर के बाद पाटलिपुत्र, जो कि अभी हमारा पटना है और ये बिहार से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन पूछेगा। तो राजगीर के बाद पाटलिपुत्र, जिसको हम वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं, को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। तो ये भी याद रखना कि राजगीर के बाद किसको बनाया गया था? पाटलिपुत्र को। मगध बिहार में एक प्राचीन भारत राज्य था। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य मगध में उत्पन्न हुए। ठीक है, और उसके बाद से आपको पता ही होना चाहिए कि बिंबिसार के जो पुत्र थे अजात शत्रु ने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो इन्होंने, ये क्वेश्चन पूछता है कि राजगीर से पाटलिपुत्र में किसने बदल दिया था? तो बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु। ये नाम याद रखना, अजात शत्रु ने राजगीर से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो वो है कोसल। कोसल के नाम से जानते थे। कोसल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राजा प्रसेनजीत थे। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि जब कोसल साम्राज्य था उस समय राजा कौन थे? तो प्रसेनजीत। इसलिए मैंने यहां पर नाम लिखा है, पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। और ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें हिस्ट्री अगर पूछा जाता है तो ये 100% आएगा कि मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था, और वो है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज ने 302 और 228
28 नहीं 88 ईसा पूर्व के बीच में सेलुकस प्रथम निकोटर, ये भी नाम याद रखना, कि राजदूत के रूप में भारत की यात्रा की। कौन सा था वो राजदूत? तो सेलुकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मेगस्थनीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का दौरा किया और उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के बारे में वर्णन किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगस्थनीज। ये दोनों नाम याद रखना है, ये आपको बस ऑप्शंस पॉइंट नहीं है, ये इसमें से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये आपको पता ही है, यहाँ पर मैं हाईलाइट करूंगी, एक सेलुकस प्रथम निकेटर, ठीक है, मेगस्थनीज, इंडिका। और आप खुद आगे देखेंगे कि हम इसको प्रश्न के माध्यम से भी सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज बीपीएससी का ही प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि आप जितनी क्लासेस करा रहे हो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपसे बस एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स और अगर वहां से आया हुआ क्वेश्चंस आप एग्जाम में गलत ना करें तो 100% होगा। क्योंकि कई बार जो चीजें हम पढ़ते हैं वो बस नाम के लिए पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूजन क्यों होता है? लैक ऑफ रिवीजन। अगर आप रिवीजन की कमी है तो आप हमेशा कंफ्यूज होंगे। तो प्लीज पढ़ते रहें और क्लासेस तो आपको मिलेंगी, वो भी अच्छी क्लासेस। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो याद रखना, फौजदारी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो वो तक्षशिला, आप जानते भी है, और कहां पर है ये मुझे जरूर बताएं, किस स्टेट में है, ठीक है। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे ज्यादा जो फेमस एक केंद्र था वो तक्षशिला था। अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? ये वही अशोक है जो कि कलिंग के युद्ध के बाद से बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी बन जाता है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे इससे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अशोका भी जो है बौद्ध संगति में, इसका कोई ना कोई लिंक है वो मुझे बताना, अध्यक्ष था कि उपाध्यक्ष था, ठीक है, जरूर बताएं, और कौन सी बौद्ध संगति में। तो किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो अशोक ने भ्राभु अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त की है। ये भ्राभु अभिलेख इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, और ये तो चाहे आप यूपी स्टेट का एग्जाम ले लो, बीपीएससी ऑफिसर्स लेवल के एग्जाम ले लो, उसमें भी पूछा गया है। भाषा के बारे में पूछता है कि जो प्रयुक्त भाषा है शिलालेख में वो है प्राकृत, ठीक है। और लिपि है इनकी ब्राह्मी लिपि, जिसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपको करा रही हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। लो अगला ही क्वेश्चन है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को किसने पढ़ा था? तो ये एक विद्वान है, यूरोपीय विद्वान जेम्स प्रिंसेप, इसने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है। और ये जो है ना जेम्स प्रिंसेप, ये जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो है संस्थापक भी थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो जेम्स प्रिंसेप। उन्हें प्राचीन भारत की खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों की समझ के लिए सबसे ज्यादा याद किया गया। एक तो ब्राह्मी लिपि और दूसरा खरोष्ठी। तो ये सारे नाम याद रखें। प्रश्न एक है बट 3 क्वेश्चन यहां पर तैयार है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी। और ये भी फेवरेट क्वेश्चन है जीएस का। अगला प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए यहाँ पर मैं आपको 3 घंटे में 100 प्रश्न नहीं कराऊंगी, आधे घंटे में, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। जो चीज कम समय में हो सकती है हम उसको क्यों खींचें। और वैसे ही हम लोगों ने कल इंडियन नेशनल मूवमेंट मैराथन क्लास 1 घंटे में 200 से ज्यादा प्रश्न किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आप वो कल वाली क्लास जरूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर वीडियो के लास्ट में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब कुछ बुक्स एंड ऑथर जो कि हर बार पूछता है वो आज यहां पर आपको मिलेगा। तो उसी में से एक ये है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। 1000 बार क्वेश्चन पूछा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त, याद रखना। अब ये क्या है भाई मुद्रा राक्षस? तो देखिए मुद्रा राक्षस जो है एक संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है जो कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का वर्णन करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुद्रा राक्षस में किसके बारे में वर्णन मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के वर्णन के बारे में मिलता है और इसके लेखक हैं विशाख दत्त। तो सारे पॉइंट आपको याद रखना है और पीडीएफ में रिवीजन जरूर करें, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? और वो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे पता चलता है कि इनका जो प्रभाव है ना वो पश्चिमी भारत तक है, ठीक है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो वो है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? आप मुझे बताओ। विशाख दत्त, यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। और विशाख दत्त में आपको पता ही है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो है उदय का वर्णन किया गया है, तो उसी प्रश्न को घुमा फिरा के यहाँ पर पूछा गया है कि किस ग्रंथ में? तो विशाख दत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। वो कौन सा है? हमारा विशाख दत्त। यहाँ पर अगला प्रश्न देखो, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य है। और आप जानते ही हैं कि ये चाणक्य कौटिल्य इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला कि किसका प्रधानमंत्री, मतलब किस सम्राट का ये प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य ने क्या लिखा है? तो चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। ठीक है, और इसी चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार आपको ऑप्शंस में चाणक्य भी मिल सकता है, कौटिल्य भी मिल सकता है। बस याद रखना कि दोनों एक ही हैं, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। और इसी ने लिखा है, चाणक्य या कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र। किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो देखो यहाँ पर कौटिल्य मिलेगा, कहीं पे चाणक्य लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए अभी आपने विशाखा दत्त वाला हमने देखा कि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? चाणक्य या फिर जिसे हम बोलते हैं कौटिल्य। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पूछेगा आपसे कि किस पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का था। सेल्यूकस निकेटर का था मेगास्थनीज। ठीक है, अब बुक का नाम क्या है इसके द्वारा? इंडिका। अगला प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। ठीक है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में जो है उल्लेख किया गया है। तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक है वो कौन सा है? इंडिका है, जिसमें किसका उल्लेख किया गया है? 7 वर्गों में विभाजन का, मौर्य समाज का। ठीक है, किस सम्राट का प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री? आपको पता ही है। चलिए आगे चलते हैं। चाणक्य, कौटिल्य, ये सारे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना? तो वो है हमारा अशोक। ठीक है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? अभी मैंने आपको याद भी कराया है मैंने आपको, रावा पाका। र से राजगीर, प से पाटलिपुत्र। ठीक है, और ये मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा, रावा पाका। ये मैंने बौद्ध संगति का याद कराया था ना कि पहला आपका हुआ था राजगीर में, दूसरा आपका हुआ था वैशाली में, तीसरा आपका पाटलिपुत्र में। ठीक है, फिर चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। और मैंने इनके अध्यक्ष भी याद कराए थे ना, आका से। ठीक है, ए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले ही क्लास में मैंने अच्छे से बता दिया था। तो अशोक के शासनकाल में हो गया, आपको पता चल गया कि पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो यह है कलिंग। इसमें काफी ज्यादा जो है लोगों की जान गई थी, और जिसके बाद से ही ये जो है बौद्ध धर्म में चला है अशोक। और इसी ये जो कलिंग है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले कि अशोक ने किस पर आक्रमण किया था? तो वो कलिंग राज्य है। अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कलिंग जो है किसका प्राचीन नाम था? तो उड़ीसा तटीय का प्राचीन नाम था। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। अगला देखो, चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहा गया है। इस एक प्रश्न में आपको 10 अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक, उन्होंने नंद वंश के धानानंद को पराजय किया और मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। यूनानियों ने उसे सैंड्रोकोटस के रूप में उल्लेख किया। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। बिंदुसार इस वंश के दूसरे शासक थे। ठीक है, जो मौर्य वंश है इसके दूसरे शासक थे, और वे यूनानियों के लिए अमित्रोचेटस के रूप में जाने जाते थे। अशोक जो है ना सबसे महान मौर्य शासक था। अब अशोक तो मौर्य वंश का ही है, तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है क्योंकि सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वृहद्रथ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसलिए आप याद रखें, और यहां पर कुछ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको। सतधवन का पुत्र जो है वृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। उसका शासन ये तो याद मत रखना, बट ये याद रखना कि ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र ने वृहद्रथ की हत्या कर दी थी, और एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसे हम शुंग राजवंश कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि वृहद्रथ की हत्या किसने की? तो इसी का सेनापति पुष्यमित्र ने किया, और यहां से ये अंतिम थे, तो यहां से एक नया राजवंश बन जाता है जिसे हम बोलते हैं शुंग राजवंश। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो वही है कि बृहद्रथ को मार दिया था पुष्यमित्र ने, उसके बाद इसने एक नया राज्य स्टार्ट कर लिया, वो था शुंग वंश। गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो वो था सातवाहन। अगला प्रश्न, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो हाथी गुम्फा लेख के साथ। ठीक है, इनका नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा लेख के साथ। एक एक क्वेश्चन वही मैं लेकर आती हूं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, और ये तो यूपी टेट हर जगह पूछा हुआ है कि शक संवत वर्ष कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना 78 ईस्वी में, और जो शक संवत थी इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाण को, तो ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कि गौतम बुद्ध को लोग भगवान के रूप में मानने लगे थे, और वो राजा था कनिष्क। चलिए अगला प्रश्न, बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दे दिया? तो वो था आजीवक संप्रदाय। यहां पर अशोक ने दान में दे दिया बराबर की गुफाओं को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से। भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो वो था भारत यूनानी। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक जो है उसका नाम बताओ। सांची स्तूप, और ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सांची स्तूप कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में है, और किसने बनवाया है? तो वो बनवाया है सम्राट अशोक द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध के हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वह स्थिर चित्त और शांति प्रिय सम्राट, तभी तो हम इनको प्रियदर्शी के रूप में जानते हैं, शांति प्रिय सम्राट। ठीक है, और किसका अनुयायी बना? तो मैंने अभी बताया कि ये बन गया था अनुयायी बौद्ध धर्म का कलिंग के युद्ध के बाद ही, जिसको पहले हम ओडिशा तटीय के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो थे विष्णुगुप्त। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके, और इस काम में इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी शामिल किया था। तो इनके नाम पूछे जाते हैं कि इनका पुत्र कौन है? महेंद्र, और पुत्री कौन है? संघमित्रा। अशोक के ये दोनों पुत्र एंड पुत्री हैं जो कि पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, और वो कौन सा है? तो ये 13वें में किया गया है। कौन सा शिलालेख? 13वां, याद रखना। और अशोक आपको पता ही है मौर्य वंश से ही है, तो सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो वो थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो अभी तो हमने पढ़ा डिटेल में, चाणक्य कौटिल्य दोनों एक ही हैं, और हमको इसके कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो हमको मौर्य साम्राज्य के ही तो बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम भी था विष्णुगुप्त। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि इनके बहुत सारे नाम हैं। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, यहां पर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये विष्णुगुप्त हो गए, चाणक्य हो गए, कौटिल्य हो गए, ये कोई अलग थोड़ी है, तो इसलिए आपको याद रखना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त मौर्य, पूछा हुआ है। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी है? तो वो है पेरुन देवनार, पूछा हुआ है क्योंकि ये संगम काल से रिलेटेड है, प्लस महाकाव्य है, तो तमिल में इन्होंने महाभारत को लिखा हुआ है। किसने लिखा है? पेरुनदेवनार ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगर बस्ती की स्थापना की थी अपने माता के नाम पर? सोचिए, और वो है हमारे कृष्णदेव राय। ठीक है, जैसे कि यह साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर फला फूला। ठीक है, ये जो आपका विजयनगर है, और संगम, सुलवा, तुलु और अरिवाड़ू इस साम्राज्य के शासक राजवंश थे। ये आपका पूछेगा विजयनगर साम्राज्य से, तो विजयनगर साम्राज्य से ये सारे लाइन आपको याद रखना है क्योंकि इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य जो है किस
तट पर, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है फला फूला, और इसमें कुछ राजवंश थे, संगम, सुलवा, तुलु और अरिवाडू। अब हम्पी के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबसे पहले याद रखो कि हम्पी आपका कर्नाटक में है और यह विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि हम्पी किसकी राजधानी थी, तो विजयनगर साम्राज्य की। और अभी आपको पता है कि हम्पी को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया गया है 1986 में। तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य, हम्पी, इन दोनों से रिलेटेड जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है वो पूछा गया है। ठीक है, चलिए। और आपको पता ही है जो हमारा हम्पी है, यह संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का द्वारा अपने गुरु विद्यारण्य की स्मृति में विद्यानगर के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये हरिहर और बुक्का भी नाम पूछा गया है। ठीक है, तो आज तो किताब और लेखक के नाम मैंने आपको अभी ऑलरेडी कराया है, और भी बाकी हैं। जैसे कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर है और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर, जो ये मूर्तियां बनी हुई हैं, ये कहाँ, किस काल की हैं, तो गुप्त काल की हैं। ठीक है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, और ये कौन सा शासक है, गुप्त वंश का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था, तो वो था हरिसेन। ठीक है, याद रखिएगा, सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उसके अधीन हो गए। ठीक है, चलिए, समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख किस में मिलता है, तो वो हमें मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। ठीक है, चलिए, यहां पर हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, अभी 50 बाकी हैं। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो वो था गुप्त वंश। पूछता है कि क्योंकि इतने सारे तो वंश हुए हैं, तो भाई उसमें से कौन है जो सबसे समय ज्यादा शासन किया है, तो वो है गुप्त वंश। अगला प्रश्न, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो वो था गुप्त वंश। इसने जो है ना मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक इसने ग्राम अनुदान में दिया है। अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित हैं। जो गुप्त स्वर्ण मुद्राएं हैं तो अभिलेखों में किस नाम से अंकित है, ये पूछेगा आपसे, तो वो दिनार के नाम से अंकित है। ठीक है, ये दिनार याद रखना। अगला प्रश्न है कि कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। हम लोग ये गुप्त काल पढ़ रहे हैं, तो जो औषधि के क्षेत्र में जाने जाते हैं वो है शूद्रक। ठीक है, चलिए, गुप्त काल का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर ऑप्शंस में मिलेंगे, याद रखना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का मंदिर है। अगला प्रश्न, किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण ही सूर्योदय और दिन और रात होते हैं, और ये आपको पता है सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की है, तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये ना बहुत सारे चीनी यात्री आए, कोई हेनसांग होगा, फाहियान होगा, तो आपको नाम को याद रखना है। अभी मैं आगे चल के 1-2 ट्रिक बता दूंगी ताकि आपको रट जाए। तो सबसे पहले तो चीनी यात्री फाहियान अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ठीक है, अगला प्रश्न, महरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है, किससे संबंधित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अभी मैंने आपको बताया था महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की, और अब आ गया विक्रमादित्य। तो दोनों नाम अलग है, प्रथम द्वितीय, इनसे कंफ्यूज मत होना, रट लेना, अच्छे से एक जगह लिख लेना, पीडीएफ मिलेगा तो आसानी होगी। तो किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, और ये क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछा गया है, स्कंदगुप्त, क्योंकि इसने जो है ना हूणों को पराजित कर दिया था इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है, तो वो है विशाख दत्त। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। अभी कालिदास से रिलेटेड एकदम लास्ट में इन्होंने कितने महालेख लिखा है, कितने नाटक लिखे हैं, कितने कालखंड लिखे हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, तो प्लीज बने रहें लास्ट तक, 200 नंबर तक। तो कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे, तो वो थे कुमार गुप्त, और ये सब बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, नालंदा, तक्षशिला, ये पूछा गया है, तो याद रखना नालंदा के कुमार गुप्त। चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अभी फाहियान आया था, अब आ गया वेनसोंग, तो इसलिए याद रखना इसने किस विश्वविद्यालय में
तो एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि इसके नाम में नौ है, तो आप इसे याद कर लेना कि वेन है तो नालंदा में ही आया होगा। इससे आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि इतने तो नाम है कि हम कितना रटेंगे। ठीक है, तो चीनी यात्री अगर पूछेगा वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया, तो इस नौ से याद कर लो, नालंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थानेश्वर की राजधानी थी वर्धनों की। किसकी राजधानी थी? थानेश्वर, वर्धनों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा? तो सारी किताबों के बारे में, और ये पूछा गया है बाण भट्ट। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा है बाण भट्ट ने, और ये ऐसा प्रश्न है जो कि सीटेट में, बीपीएससी में, केवीएस में हर जगह देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की है? पुष्यभूति ने। ठीक है, अगला प्रश्न है फिर से हमारा किताब से रिलेटेड है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था? राज तरंगिणी। और आप खुद कहेंगे कि यस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अगर आपने पीवाईक्यू किया है। तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम था राज तरंगिणी। अब आप ये मत बोलना कि आप बुक्स एंड ऑथर करवा दो, क्योंकि हम आज कर ही रहे हैं। किरातार्जुनी पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था भरवी ने। ठीक है, चीनी यात्री, अभी मैंने आपको बताया था वेनसांग आया था ना पढ़ने के लिए, कहां पर आया था? 9 से मैंने आपको बताया था नालंदा। तो भाई ये शासन काल में भी तो आया होगा, तो वो था हर्षवर्धन। याद करने का ट्रिक देखो, वेन का ह और हर्षवर्धन का ह, इससे रिलेट कर लो। वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, और वेनसांग किसके शासन काल में आया था? तो हर्षवर्धन। अब ये दो प्रश्न आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेनसांग नालंदा आया था और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन है जो कि छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा है? तो वो है वेनसांग, जो कि कहां पर आया था? नालंदा। चलिए अगला प्रश्न, और आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। मेघदूत किसकी कृति है? तो वो है कालिदास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा वीणा वादक जिसने आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिसने सिक्कों पर अपनी खुद की फोटो एक वीणा लेते हुए मिलेगी आपको, तो वो है समुद्रगुप्त। और ये वीणा बजाने में भी काफी अच्छा था, बहुत अच्छा बजाता था ये। ठीक है, वीणा वादक, और इसने अपने सिक्कों पे भी आपको फोटो मिलेगी इसकी वीणा को लेते हुए। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन है जो कि सिक्कों पे दिखता है हमको वीणा के साथ, तो वो है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था गुप्त साम्राज्य। ठीक है, सबसे लंबा शासन किसका रहा है? कमेंट करें, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्धिक शैक्षणिक उत्कृष्ट केंद्र माना जाता है। तो आखिर में इसकी स्थापना किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की? तो वो किया है कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। किसी भी काम को करने का हम श्री गणेशाय नमः करते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वास्तविक संस्थापक तो वही होगा, श्री गणेशाय नमः, इसे याद रख लेना, श्रीगुप्त, जिसके नाम के पहले श्री लगा हो। ठीक है, इसे कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि पूछा हुआ है। अगला है, नालंदा का तो आपने देख लिया, कुमारगुप्त प्रथम है। उसी तरीके से विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो है धर्मपाल। नेक्स्ट, तंजीर स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराव प्रथम। तो नाम से भी आप, ये तो आसान है, राज राजेश्वर नाम से ही स्पष्ट है, राजराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेलों ने करवाया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो ये था गुर्जर प्रतिहार का। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार का प्रसिद्ध शासक था। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार जो है ना, बहुत अच्छे आपने देखेंगे ना, उनका जो डोर होता है बहुत ही एक तरीके से उस पर इतनी अच्छे से कलाकृति की गई होती है। तो आखिर में वो जो द्वार है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षण जो द्वार होते हैं हम उसको गोपुरम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो वो मिला है हमारा कर्नाटक में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के साहूकारों को क्या नाम दिया गया था? चेट्टी। नाम याद रखना, साहूकार को चट्टी का नाम दिया गया है। दक्षिण भारत के साहूकार, इन्हीं का नाम था चट्टी। चलिए अगला प्रश्न, परमार वंश को स्थापित किया है किसने किया है? उपेंद्र ने किया है। ठीक है, यहां पर आपको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये नाम वगैरह है ना, तो नाम में क्या ही एक्सप्लेनेशन होगा, कौन कब किसने किसका निर्माण करवाया, किस पुस्तक का लेखक कौन है। जैसे कि 183 देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसको मिलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय दिया जाता है? और वो है हमारे राजेंद्र चोल फर्स्ट।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इतने बहुत लोग आए हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रखना, ये हमारे फर्स्ट वाले हैं, राजेंद्र चोल फर्स्ट। अगला प्रश्न, सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला पहला अरब कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न फिर से है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। देखते हैं कि हम 200 क्वेश्चंस कितने मिनट में करते हैं। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था, किस काल में हुआ था? तो चालुक्य काल में। पूछा हुआ है कि ऐहोल दुर्गा मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है? चालुक्य काल में। अगला प्रश्न देखो, चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल हेतु प्रदान की गई भूमि को साला भोग के अनुरक्षण कहा जाता था। फिल इन द ब्लैंक्स करके आएगा। तो जब भी आपसे पूछेगा कि चोल शिलालेख में जो गुरुकुल हेतु जो प्रदान की गई जो भूमि थी ना, उसको हम कहते हैं शाला भोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, होयसल साम्राज्य की राजधानी थी? तो वो थी द्वार समुद्र। ठीक है, नेक्स्ट है, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासन किससे संबंधित है? नमक नहीं, नामक, आप समझ गए होंगे। तो ये पुलकेशिन प्रथम और द्वितीय दोनों जो है ना चालुक्य वंश से आते थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम। ठीक है, पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी, वो कौन थे? तो वो थे पल्लव। ये जो पल्लव थे ना, ये 7वीं और 8वीं में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, और इन्होंने क्या किया, कांचीपुरम को अपनी राजधानी बना दी थी। तो वो थे पल्लव शासक। नेक्स्ट है कि पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो वो तो मदुरई। मदुरई जो है ना वो पांड्य वंश की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे हमारे राजेंद्र चोल थर्ड। थर्ड याद रखना क्योंकि 1 2 3 करके ऑप्शन में लिखा रहेगा। तो ये थे चोल राजवंश के अंतिम शासक, राजेंद्र चोल 3। अगला प्रश्न देखो, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? और वो थे राजाराज। ये चोल राजा थे, और ये जो है ना मालदीव के द्वीपों पर इन्होंने दरियाई विजय पा ली थी, तो वो थे राजाराज। नेक्स्ट है, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो ये प्रारंभिक चेर वंशी थे, और ये लोग तमिलनाडु और केरल पर शासन किए थे। ठीक है, देखो वन लाइनर पीडीएफ है, और ये इसीलिए है ताकि आपका समय बचे। शॉर्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, और समय भी कम है, तो आप जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजाति मंगोल बसे हुए हैं कहां पर? मध्य एशिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है, विंध्याशक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो विंध्याशक्ति जो थे ना वो वाकाटक इसके संस्थापक थे। नाम से याद कर सकते हो, व से भूलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो वो था गोपाल। अब भाई पहला पूछेगा तो आपसे अंतिम भी तो पूछ सकता है। तो पहला तो गोपाल था, और जो रामपाल था वो अंतिम था। तो नाम याद रखना, पहले थे गोपाल, अंतिम थे रामपाल। ठीक है, पाणिनि जो है संस्कृत के प्रसिद्ध थे, क्या थे ये? तो ये थे व्याकरण आचार्य। क्वेश्चन पूछता है, कई बार आपसे पूछेगा कि पाणिनि क्या है, तो ये संस्कृत, पाणिनि जो है वो संस्कृत के प्रसिद्ध थे व्याकरण आचार्य, ये नाम याद रखें। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, बट इसमें आपको मैंने जो बोला था ना कि कालिदास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी से लाइक जरूर कर दें, काफी अच्छा लगता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो शकुंतला का पुत्र था भरत। अब यहाँ पर आपको कालिदास से रिलेटेड कुछ चीजें मिलेंगी, तो चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभव रघुवंशम प्रसिद्ध नाटक है जो कि कालिदास ने लिखा गया है। तो कहीं पर भी आपसे पूछे अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशम, ये किसके हैं? तो ये है कालिदास द्वारा लिखे गए हैं। कालिदास जो है राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब कालिदास के 3 नाटक आपको याद रखना है। मालविका, यहां पर देखिए कालिदास के 3 नाटक इन्होंने लिखा है, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड विक्रमो वर्षियम। तो कुछ भी पूछे आप बस याद रखना कि कालिदास से रिलेटेड है, क्योंकि ये नाम लिख के पूछ लेगा कि ये किसने लिखा है, तो कालिदास। कालिदास जी के 2 महाकाव्य भी हैं, एक हमारा रघुवंशम है, कुमार संभव है।
तो दो इनके महाकाव्य हैं, रघुवंशम, कुमार संभव। ठीक है। कालिदास जी ने 2 खंड काव्य मतलब छोटी कविताएं भी लिखी हैं। एक है इनका ऋतु संहार, दूसरा है मेघदूत। तो ये सारे नाम मैंने क्यों एक जगह लिखा है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसका है, कुमार संभव किसका है। ठीक है, एक पूछ लेगा ऋतु संहार किसका है, मेघदूत किसका है। तो ये सब कुछ आपका कालिदास जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी। आप पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इसके लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपकी ज्योग्राफी का मैराथन होगा जिसमें एक दिन में सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और उस एक वीडियो के बाद आपको कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, 19 नंबर का बीपीएससी ने पूछा है, सोचिए सबसे ज्यादा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।